जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। CDS बिपिन रावत के निधन से सशस्त्र सेनाओं के शिखर पर पहुंचे उत्तराखंड के दोनों बेटों का सेवा के दौरान निधन होने का दुखद दुर्योग बन गया है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी और उनकी पत्नी 11 अफसर के साथ मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मौत की पुष्टि की। इससे पूर्व जनरल बिपिन चंद्र जोशी का थल सेना अध्यक्ष रहते हुए आकस्मिक निधन हुआ था। इत्तेफाक से दोनों के नाम बिपिन ही रहा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन चंद्र जोशी का जन्म 5 दिसंबर 1935 को पिथौरागढ़ में जन्म हुआ था। जनरल जोशी अल्मोड़ा जिले के दन्या के मूल निवासी थे। जोशी थल सेना अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले उत्तराखंड के पहले सैन्य अधिकारी थे। वे भारतीय थल सेना के 17वें प्रमुख बने, लेकिन सेवा काल के दौरान ही 18 नवंबर 1994 को उनकी मौत हो गई। देश के पूर्व आर्मी चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को ले जा रहा वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। एक घायल कैप्टन का इलाज चल रहा। देश के 27वें आर्मी चीफ रहे जनरल बिपिन रावत को काउंटर इमरजेंसी का एक्सपर्ट माना जाता है, लेकिन उनके बयान भी काफी सुर्खियों में रहे। आइए आपको बताते हैं उनके बयानों की फेहरिस्त जो सुर्खियों में रहे। जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे तब काफी हिंसा देखने को मिली थी। तब आर्मी चीफ रहे जनरल बिपिन रावत ने कहा था, लीडर वह नहीं जो लोगों को भटकाने का काम करता है। हमने देखा है कि बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र आगजनी और हिंसक प्रदर्शन के लिए भीड़ का हिस्सा बन रहे। वहीं साल 2017 में एक कश्मीरी को जीप से आगे बांधने वाले मेजर लितुल गोगोई को तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल रावत ने प्रशस्ति पत्र दिया था। वहीं दिसंबर 2019 में बिपिन रावत ने विकलांगता पेंशन को लेकर भी बयान दिया था। साल 2017 में जनरल रावत ने कश्मीर के पत्थरबाजों पर भी बयान दिया था, जो काफी सुर्खियों में रहा था। जनरल रावत ने कहा, काश ये लोग हम पर पत्थर की जगह गोलीबारी कर रहे होते। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के कॉम्बैट रोल को लेकर भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, कॉम्बैट रोल के दौरान महिलाएं यह आरोप लगा सकती है कि कपड़े बदलते वक्त पुरुष उनको टेंट में झांक रहे हैं, तो हमें उसे आसपास एक चादर डालनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना पूरा फोकस महिला वोटरों पर केंद्रित कर रखा है। 2022 चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने बुधवार को महिलाओं के लिए घोषणा पत्र स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत का वादा कर प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया है कि सूबे में अब बेटियां पढ़ेगी, चुनाव लड़ेगी, कमाएगी तो उनकी सेहत और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रियंका गांधी ने महिला के लिए जारी घोषणा पत्र में सबसे ऊपर महिलाओं के स्वाभिमान को रखा। प्रियंका गांधी ने स्वावलंबन के तहत महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का वादा भी किया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर तमाम बड़े वादे किए। 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए स्मार्टफोन देने का भी वादा किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं के सम्मान दिलाने का भी काम करेगी। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को सुरक्षा के लिए तमाम वादे किए हैं, जिसके तहत उन्होंने पुलिस विभाग में 25 महिलाओं के लिए आरक्षण, बलात्कार जैसी शिकायत के लिए 10 दिन में पालन नहीं किया जाता तो अधिकारी का निलंबन किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने छठा वादा महिलाओं के सेहत को लेकर किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर 2017 जैसे चुनावी नतीजे दोहराने की कवायद में है। ऐसे में बीजेपी 2022 चुनाव में अयोध्या का राम मंदिर नहीं बल्कि काशी कॉरिडोर को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता 14 जनवरी तक बाबा विश्वनाथ मंदिर के कार्यकलाप के गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम करेगी। काशी कॉरिडोर लगभग बनकर तैयार है, जिसका प्रधानमंत्री 13 दिसंबर उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऐलान के बाद अब महीने भर का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी काशी कॉरिडोर को लेकर मेगा प्लान भी बना चुकी है। दरअसल राम मंदिर का भव्य स्वरूप 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले दिखेगा, लेकिन काशी कॉरिडोर का स्वरूप 2022 चुनाव के पहले सामने आ गया है।
कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि इस बीच किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मान लिया। जानकारी के मुताबिक अब दोपहर 12 बजे फिर किसान मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार ने तत्काल केस वापसी की बात कही। ऐसे में अब आज यानी कि गुरुवार को एसकेएम की बैठक तय हुई। एसकेएम की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से एक संशोधित मसौदा प्राप्त करने का पुष्टि किया है और प्रस्ताव की स्वीकार करते हुए एसकेएम के भीतर एक आम सहमति भी बन गई है। किसान संगठन कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब इसे लेकर सरकार ने वापस ले लिया। हालांकि किसान अभी एमएसपी पर कानून गारंटी चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों के इस प्रस्ताव में 3 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। किसान का कहना है कि जो लोग कृषि कानून की ड्राफ्टिंग में शामिल थे उन्हें एमएसपी पर कमेटी में शामिल नहीं किया जाएगा। किसानों का कहना है कि पहले केस वापस ले सरकार, इसके बाद आंदोलन वापस लिया जाएगा। किसानों का कहना है सरकार संवैधानिक रूप से मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया है वैसे ही आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार को यह समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते क्या है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि एक लोकप्रिय सरकार बने। यहाँ लोग अफसरशाही से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सभी वर्गों के गरीब तबके को रोजगार और सैन्य अन्य क्षेत्रों में उचित हिस्सा मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण क्यों नहीं है, यह भेदभाव है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि सरकार को यह समझना चाहिए कि ओबीसी वर्ग के लोग भी सभी प्रकार के आरक्षण और सुविधाओं के पात्र है। उन्होंने कहा है कि सरकार कुछ वर्ग के लोगों को आरक्षण देने पर भी विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स महिला को थप्पड़ मार रहा है। बताया जा रहा है कि महिला को पीटने वाला एक बीजेपी विधायक का गनर है। उसकी सुरक्षा में लगा हुआ इस मामले में महिला ने एसएसपी से शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक कोई आरोपी को खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला ने बताया कि सहारनपुर का रहने वाला एक पुलिसकर्मी बीजेपी विधायक संगीत सोम का गनर है। उन्हें आए दिन वर्दी का रौब दिखाता है। महिला का आरोप है कि 3 दिन पहले गनर ने उसके साथ कई बार गाली गलौज की। विरोध करने पर सिपाही ने उसे थप्पड़ भी मारे। पड़ोसी द्वारा अपने की छत से इस घटना का बनाया गया और उस वीडियो को वायरल किया गया। इस घटना के बाद से पीड़ित महिला सदमे में है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी और 11 अन्य अफसरों के साथ मौत हो गई। सीडीएस बिपिन रावत की उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई नेताओं का गहन शोक संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूँ। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की पर चल रहे कई मुकदमों में से पहले में उन्हें देश के कोविड प्रतिबंधों के उल्लंघन पर 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और अगर वह अन्य सभी मामलों में भी दोषी पाई जाती है तो उन्हें 100 साल से अधिक की सजा मिल सकती है। फरवरी में देश की सत्ता सेना के नियंत्रण में आने के बाद से सू की नजरबंद है। वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को इनकार करती है। कोरोना प्रतिबंधों के उल्लंघन पर म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को 2 साल की सजा सुनाई गई है। फैसले और जेल की सजा की संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और यूके के सरकार सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने निंदा की है। सभा ने मुकदमे का राजनीति से प्रेरित बताया है। यह घटनाक्रम 2015 के हालात से एकदम अलग है। उस वक्त पूरी दुनिया ने आंग सान सू की पार्टी को शानदार चुनाव जीता था और जश्न मनाया और उन्हें सरकार के सलाहकार की भूमिका निभाई, लेकिन यहाँ पर मामला उलट गया और इन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक बड़ा कदम उठाया है। 19 साल पुरानी खेल नीति को बदलना जा रहा है और इसके लिए नई खेल नीति बनकर तैयार हो चुकी है। यह जानकारी खेल मंत्री राकेश पठानिया ने दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इसे लॉन्च करेंगे। 11 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में नई खेल नीति को मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश के युवाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रावधान लिए गए हैं। खेल मंत्री ने कहा है कि नई स्पोर्ट पॉलिसी के तहत अलग अलग खेलों के कोच के पद भरने पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके लिए अलग अलग एसोसिएशन से भी संपर्क किया जा रहा है और राकेश पठानिया ने कहा है कि खेलों को रोजगार से जोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में नई स्पोर्ट पॉलिसी इस बात का निरोध और विशेष रखा गया है। खिलाड़ियों के अधिक संख्या में रोजगार मिलेगी। अधिक से अधिक विभागों को स्पोर्ट्स और दिया जाएगा। दिल्ली जाकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की नई खेल नीति का ड्रॉप भी सौंपा। अनुराग ठाकुर ने नई खेल नीति में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है।
है इन पर विभाग के अधिकारी काम भी कर रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ना सोच करके अन्य पार्टी यहाँ पर खेल को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।